वेट लॉस एक बहुत बड़ी चीज हो गई है आजकल। स्लिम होना और हेल्दी होने में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा सोसाइटी में वेट लॉस एक टैबू बन गया है कि सबको दुबला होना है। और ये एक्चुअल में किन लोगों के लिए परफेक्ट डाइट होता है, ये कैसे चूज करें लोग? कि सबसे पहले एक तो फीमेल को खुद का डाइट इंप्रूव करना चाहिए। क्यों आजकल के बच्चे इतनी अर्ली एज में बोलते हैं कि हमें चाय कॉफी पीनी है, हमें कोल्ड कॉफी पीनी है, बट कैफीन इज नॉट गुड फॉर देम एट ऑल। बट हर बच्चे में ये इंटरेस्ट होता है। एंड हाउ दिस थिंग्स कैन बी ओवरकम? मेनोपॉज टाइम के एज पे आपके पास टाइम भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, बट मन नहीं। एज अ पेरेंटिंग कोच मैंने देखा कि बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। बच्चों को तो इस एज में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि उनको खाने की वैल्यू समझ में आए। उनको ये समझ में आए कि मैं नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा तो एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। उस इंफॉर्मेशन में ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ब्रेन का खाने से कनेक्शन कैसे करें? जैसे पहले ब्रेन गट को सिग्नल देता था, और अगर गट ठीक नहीं है तो गट आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पता है, अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ा कि समुद्र जिस हिसाब से गंदा हो रहा है, पृथ्वी जिस हिसाब से गंदी हो रही है, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? और इसको ठीक करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो आपको सही खाना खाना है। राइट, 70% इस पृथ्वी में भी पानी है, 70% हमारे बॉडी में भी पानी है। जैसे हम सही चीज से अपनी बॉडी को नरिश करते हैं तो कंटामिनेशन ऑफ यूनिवर्स भी अपने आप ठीक होने लग जाता है, अर्थ भी अपने आप साफ होने लग जाता है। एंड दिस इज द रिसेंट स्टडी। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, इस बॉडी को कैसे नरिश करते हैं वो सिखाती है। यह है इंडिया की, छत्तीसगढ़ की जानी मानी डाइटिशियन डॉक्टर श्वेता छाबड़ा जी। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार। आपने शुरुआत ही इतनी अच्छी बात से करी कि 70% देश में पानी है, वैसे ही 70% हमारी बॉडी भी पानी से ही बनी हुई है। और जो बॉडी को अगर हम ठीक रखेंगे तो फैमिली ठीक रहेगी, फैमिली ठीक रहेगी तो स्टेट ठीक रहेगा, स्टेट ठीक रहेगा तो देश ठीक रहेगा। कोरिलेट किया जो पानी गंदा हो रहा है उससे और खाने पीने से, तो इसका एक सीधा सीधा है कि अगर बाहर का खाना कम खाएंगे, पैकेज कम खाएंगे तो पैकेट्स कम निकलेंगे और पानी कम खराब होगा। राइट। तो एक रीजन ये भी है उसका। आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो करीबन 18 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। 18 साल से मैं काम कर रही हूँ पीएचडी के बाद, और 18 साल से लोगों को नरिश करते करते मैं आज भी कुछ ना कुछ नई पढ़ाई करती रहती हूँ। और अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले जैसे 18 साल पहले जैसा खान पान था अभी वैसा नहीं है। और तब लोगों को लगता नहीं था कि हमें खाने पीने के लिए किसी और के पास पूछने जाने की जरूरत है क्या नहीं। वैसे हमारी जो दादी नानियां थी उनको बहुत अनुभव था, बहुत ज्ञान था, बट आजकल उनकी बातें कौन सुनता है और उनकी बातें मानते भी नहीं है। तो जो ये नई जनरेशन है उनके लिए तो एक सही ज्ञान बहुत जरूरी है। राइट। तो वो हमने टाइम के साथ बहुत बदलाव देखा। शायद इसीलिए लोगों को अब एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो पुराना ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। और वो जब अपने अनुभव लाते हैं, वो जब लोगों को कॉपी करते हैं, और वो जो ये सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, तो वो कहीं के नहीं रह जाते हैं, क्योंकि एक तो नहीं है ना, हजारों हैं। पहले तो दादी एक ही होती थी बताने। हाँ, अब हजारों लोग दादी नानी है जो ज्ञान दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा फॉलो करके देखें, अगर फायदा हो रहा है तो फिर उसे ही फॉलो करें। और इन्हीं 18 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पिछले साल एक किताब भी लिखी, देसी स्लिम। तो मैं आज भी फोकस करना चाहती हूँ अपने देसी खान पान को भी, ताकि वो सस्टेनेबल रहे। क्या है ना, लोग आज भी सोचते हैं कि डाइट एक ट्रेंड की तरह है, फैशन की तरह है जो बदलती रहती है। वैरायटी खानी है पर वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। जो इलाज है वो हमेशा के लिए रहना चाहिए,
वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो जब परमानेंट की बात करेंगे तो फायदे भी परमानेंट रहेंगे, टेम्पररी नहीं रहेंगे। डाइट में हमेशा ये चीज देखा गया है कि कुछ कुछ दिनों में कुछ ट्रेंड चलता है ना। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड चल जाएगा, फिर कीटो डाइट आ जाएगा, फिर समथिंग एल्स, वेगन डाइट है, ऐसे लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये जो डाइट्स अलग अलग जो आते रहती हैं, इस पर क्या रिसर्च होता है, और ये एक्चुअल में किन लोगों के लिए परफेक्ट डाइट होता है, ये कैसे चूज करें लोग? लोग तो मतलब ऐसे देखते हैं कि हाँ कोई भी एक्सपर्ट आया, एक पॉडकास्ट आया, या कोई भी एक लंबी सी कोई चीज, सेमिनार हुआ, वेबिनार हुआ, वहां पहुंचे, या शेक डाइट हो गया, समथिंग लाइक दैट, आपके साथ ये होता है, आपके साथ ये होता है, उनकी पेन पॉइंट्स को बताया गया, उनको फील कराया गया, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, एंड दे गो थ्रू इट। तो मार्केट ड्रिवन जहां पे हमारी सोसाइटी कैपिटलिस्ट मार्केट है, वहां पे राइट चीजों तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंज है, एंड हाउ दिस थिंग्स कैन बी ओवरकम। आपने ये जितनी भी सारी डाइट्स के नाम बोले, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, एटकिंस हो गया, ये सारी डाइट्स पे रिसर्च हुए हैं, और साथ में रिसर्च ये भी हुए हैं कि इन डाइट्स को बहुत आप लंबे समय तक नहीं ले सकते। अच्छा। तो मेनली लोग देखते हैं कि इस डाइट्स, और ये जितनी डाइट्स आपने बोली है, ये सब लोग वेट लॉस के लिए। वेट लॉस एक बहुत बड़ी चीज हो गई है आजकल, बहुत ज्यादा सोसाइटी में वेट लॉस एक टैबू बन गया है कि सबको दुबला होना है, क्योंकि सबको सोशल मीडिया पे एकदम परफेक्ट दिखना है। तो उसके लिए वेट लॉस और गुड स्किन, ये दो ही की है। तो फिर आपको शायद कोई फिल्टर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पीछे जब भाग रहे हैं तो लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो ये सारी डाइट्स लंबे समय तक आपको रिजल्ट नहीं देंगी। और दूसरी बात, ये सारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते ही हैं। और मोस्टली लोग ब्लड टेस्ट कराते नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स कैसे पता चलेंगे? जब तक उनको सिम्टम्स लाइक चक्कर आना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, लो एनर्जी लेवल्स होना, ये सब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब तक फील नहीं होगा, तब तक वो लोग ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं। और आजकल की जनरेशन तो यही सोचती है कि हमें तो कभी कुछ नहीं हो सकता, हम क्यों ब्लड टेस्ट कराएं। इसी भ्रम के कारण, इसी मिथ के कारण सडनली आप सुन रहे होंगे आजकल बहुत सडनली लोगों को कोई भी बड़ी बीमारी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि ये सडनली नहीं आती, ये इसकी प्रोसेस चल रही है आपके अंदर, बट आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे को क्या चीज हार्म कर रही है। तो डाइट वही लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। तो जैसे ये हमारी मुट्ठी है, इसमें 5, हम मुट्ठी बंद तभी कर सकते हैं जब ये 4 उंगलियां और अंगूठा 5 साथ में हो। वैसे ही डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स और लिक्विड, ये 5 चीजें होंगी, वही डाइट परफेक्ट है। इसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है। 5 चीजें, हाँ, that is the most important thing। मैम मुझे ये जानना है आपसे कि स्लिम होना और हेल्दी होने में क्या फर्क है? क्योंकि स्लिम का होता है, क्योंकि परफेक्शन का एक ट्रेंड चलता है, फैशन एक ट्रेंड सा है, वैसे आजकल बॉडी शेप भी एक ट्रेंड सा रहता है, लेकिन हर की बॉडी शेप अलग अलग होती है, हर इंडिविजुअल वेरी डिफरेंट। तो हाउ टू नो दैट, एंड इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज द हेल्दी बॉडीज? तो जैसे कि आपने बोला ना स्लिम होना, परफेक्ट होना, तो हम वैसे तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो वेट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, और एज के हिसाब से कितना होना चाहिए तो बीएमआई चेक करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जो सबको पता होगा, रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टूल होता है वो वेस्ट हिप रेशियो होता है। ओके। सो ये मेनली आप मेल्स में चेक करते हैं, वेस्ट आप नाप लें और हिप्स नाप लें और उसको डिवाइड करके उसका एक रेशियो निकलता है। तो ये दोनों रेंज में होने चाहिए। तो बीएमआई तो 18.5 से 23 तक होता है, और वेस्ट हिप रेशियो 0.1 से कम होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर ही बहुत अलग होता है। हो सकता है कि उनका मसल वेट ज्यादा हो, उनका बोन वेट ज्यादा हो, तो वो 24 बीएमआई पे भी ठीक लगेंगे।
तो उस डीप स्टडी के लिए हम पूरा बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका बोन वेट, वाटर वेट, मसल वेट, ये सब पता चलता है। तो अगर वो सब ठीक है, तो अगर आपका बीएमआई थोड़ा ज्यादा भी है तो चलेगा, बट यू आर इन फिट कैटेगरी। और ये सब टूल्स चेक करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लिम और फिट दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट लुकिंग स्लिम और परफेक्ट, इट इज अबाउट हाउ फिट यू आर फ्रॉम इनसाइड। तो आपको मेडिकली बीमार नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, आपका हार्ट हेल्थ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, इसके अलावा गट हेल्थ, तो ये सारी बीमारियां आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। हेरिडिटरी का बहुत थोड़ा बहुत है, हेरिडिटरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज में होती है, बट जो गट हेल्थ है वो कंप्लीटली आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जब भी आप कोई डाइट फॉलो करें तो उसके पहले ये मेक श्योर करें कि मुझे इन सबको भी करेक्ट रखना है। अभी जैसे आपने गट हेल्थ कहा, मैंने कहीं पढ़ा है कि अबाउट 10 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पूरे गट में होते हैं। आपके मॉलिक्यूल्स जितने सेल्स होते हैं बॉडी में, उससे ज्यादा कहीं बाहर की चीजें होती हैं जो आपको हेल्प करते रहती हैं। एंड इसमें काफी सारे रिसर्च भी आए हैं, इससे माइंड से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, आपकी मूड, आपके मेंटल हेल्थ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो आज जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं और जिस हिसाब से ओवर डिमांडिंग लाइफ हो गई है हर चीजों में, चाहे आपको परफेक्शंस की तरफ लाइफ हो गई है, इसमें डाइट कैसे हेल्प कर सकता है मेंटल बैलेंस के लिए, कि मेंटल बैलेंस ही आपको रिलेशनशिप बैलेंस देगा, योर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विल डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो एंटायर लाइफ का जो बोला जाए तो क्रक्स ही डाइट में है। तो इस पे थोड़ा सा जैसे आपने बोला गट और ब्रेन, तो इसका ना डायरेक्ट रिलेशनशिप है, गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं हम इसको। ओके। सो हम बहुत बार बोलते हैं ना कि मेरी गट फीलिंग ये हो रही है। हम पहले तो ये केवल अपने इंस्टिंक्ट के लिए यूज करते थे कि यार मेरी गट फीलिंग हो रही है कि मैं ऐसा कर लूं, मतलब आपका दिमाग भी आपकी गट की सुन रहा है कोई डिसीजन लेने में। तो यहाँ तो बात जब खाने पीने की आ गई, तो इमेजिन आपका गट ही ठीक नहीं है तो वो तो सिग्नल देगा आपके ब्रेन को ना। जैसे पहले ब्रेन गट को सिग्नल देता था, और अगर गट ठीक नहीं है तो गट आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो मेरी सुनो। तो गट हेल्थ इश्यूज क्या है? तो सबसे जो कॉमन है, मोशंस रेगुलर नहीं होना। ओके। हाँ, जो आजकल सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, लोग एक बार में मोशंस क्लियर नहीं करते हैं, मोशंस का प्रॉब्लम होना। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बर्प्स आना, ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, कुछ भी खाने का मन नहीं करना, बहुत देर तक हैवीनेस लगना। तो अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी तो क्या आपका दिमाग काम कर पाएगा? आपका दिमाग तो उसी तरफ लगा रहेगा और आप 100% अपने वर्क पे ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गट को ठीक करना। और गट ठीक कैसे होगा? केवल और केवल विथ प्रॉपर डाइट। और जब ये बहुत ज्यादा हावी कर जाता है ना दिमाग पे, तो तब आप सोचना समझना छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि वो तो खराब ही रहना है, मैं कुछ भी खा लूं। तब प्रॉब्लम आती है इमोशनल ईटिंग की या फिर गलत खाने पीने की। क्योंकि तब आपका दिमाग काम नहीं करता व्हाट इज राइट, व्हाट इज हेल्दी फूड, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज अनहेल्दी फूड। तो इसी कारण हम फिर गलत खाते हैं और फिर रिजल्ट और वर्स होता चला जाता है। और अल्टीमेटली फिर हम जब सोनोग्राफी कराते हैं तब हमें पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो अपने ब्रेन के सिग्नल्स डे 1 से अगर आप सुनने लगेंगे तो आपका गट शायद उतना कभी खराब होगा ही नहीं। और बिलीव मी, इसके लिए कोई एलोपैथी दवाई नहीं है, इसके लिए कोई एलोपैथी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं। केवल एक इलाज है, हेल्दी खाना, और 50% हेल्दी खाना, 50% आपके टाइमिंग्स। आप अगर पूरा हेल्दी खा रहे हैं बट उसको सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं और वो सोचे कि मैजिक कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो आजकल के लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, हर जनरेशन के लोग, हर एज ग्रुप के लोग ये बहाना मारते हैं। मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा बहाना है कि मेरे पास डाइट करने का टाइम नहीं है।
तो उससे बड़ा एक्सक्यूज कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को, सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए जो उनसे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा बिजी है, एंड दे आर मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड दे आर वर्किंग maybe 18 hours in a day or maybe 20 hours and they are sleeping for 5-6 hours but they are fit and fine. Timing. सो लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, किसी चीज के लिए टाइम होना हो, खाने के लिए टाइम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। टाइम पे खाना, टाइम पे खाना। सो मैम ये चीज देखा गया है कि खाने के साथ कनेक्शन बनाना, जो डिसएसोसिएशन जो खाने के साथ हो जाता है, एंड एज अ पेरेंटिंग कोच मैंने देखा कि बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है आज की डेट में खाने के साथ। दे हैव द बोलते हैं सैरोगेसी कनेक्शन, मोबाइल चालू होगा, टीवी चालू होगा, फिर उसके साथ वो खाना खाएंगे, तो हर चीजों के लिए मुझे कहा, तो पेरेंट्स उतना मेहनत नहीं कर पा रहे, या बच्चा उस टाइम पे ऐसे खाना खा रहा है और उसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वहां पर है, और इतना ज्यादा कह सकते हैं जितना ब्राइटनेस है वहां पर, तो इतने सारे इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में ब्रेन इन्वॉल्व है, तो ब्रेन का खाने से कनेक्शन कैसे बनेगा? मतलब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए आपके लिए क्या सजेशन रहेगा? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ? हाँ, तो अभी हमने जो ब्रेन गट कनेक्शन की बात करी वो बड़ों को समझ आता है। अब बच्चों को तो इस एज में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि उनको खाने की वैल्यू समझ में आए, उनको ये समझ में आएगी मैं नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगा तो एक्चुअली मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए पेरेंट्स को बचपन से ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको बचपन से ही रीजनिंग। बच्चे आजकल हर चीज के पीछे रीजन मांगते हैं ना, कि अगर हमें उन्हें स्क्रीन टाइम कम देना है तो क्यों चाहिए, कि प्रोटीन खाएंगे तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, तुम दूध पियोगे तो तुम ज्यादा खेल पाओगे, शायद तुम कैरेट्स खाओगे तो मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम दे दूंगी। तो उनके फायदे वाली चीज अगर आप उनको खाने में बताएंगे तो डेफिनेटली दे विल कोरिलेट इट एंड दे विल ईट। दूसरा, शॉपिंग के टाइम उनको इन्वॉल्व करो। आप जब शॉपिंग करने जा रहे हो बच्चे को साथ में लेके जाओ और इन्वॉल्व ऐसा कि पैकेट पलट के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, उसके न्यूट्रिएंट्स पढ़ो। हम बच्चों की जो रीडिंग बढ़ानी चाहते हैं वो एक उस तरीके से रीडिंग बढ़ेगी और वो लोग बताएंगे कि इसमें फैट कितना है, इसमें शुगर इतना है। अगर तुम्हें चॉकलेट्स खानी है तो तुम्हारे दांत हेल्दी होने चाहिए। दांत हेल्दी करने के लिए आपको कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम के लिए दूध पीना पड़ेगा, या एग खा लो, या फिर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश खा लो या सीड्स खा लो। तो अगर आपको कुछ खराब चीज करनी है, अगर आपकी गट को आपको एक अनहेल्दी लेयर देनी है तो उसके पहले हेल्दी लेयर देना बहुत जरूरी है, ताकि उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो। इम्पैक्ट तो पड़ेगा, मैंने ये नहीं कहा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप अपने दिन में 70% अगर हेल्दी रखेंगे और 30% भी गड़बड़ करेंगे तो उतना नुकसानदायक नहीं होगा जितना 100% पे नुकसानदायक होगा। तो बच्चों को भी वो एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, और उन्हीं की जो बीमारी जैसे कि लो एनर्जी लेवल्स, रात को नींद नहीं आना, रात को बेड पे चारों तरफ घूमना, बच्चे पैर मारते हैं बार बार सोते सोते, तो ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, जो कि हम चेक नहीं कराते हैं, बट जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आयरन सप्लीमेंट, जिंक सप्लीमेंट, मैग्नीशियम सप्लीमेंट, ये 3 और कैल्शियम सप्लीमेंट, ये 4 मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जो हम अपने बच्चों को बचपन से देते आते हैं। हर पेरेंट्स देते होंगे, आई एम श्योर दिए भी होंगे। तो ये तो बिना चेकअप किए दिए ना आपने, तो डॉक्टर ने आपके बच्चे को एनालाइज किया, उसको लगा कि उसमें ये डेफिशिएंसी तो होगी ही होगी, तो वो सब चीजें आपको डाइट से देनी। मैम ये जो गट लाइनिंग है इसका रोल बहुत है न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन से। जब सप्लीमेंट ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, गट लाइनिंग में गड़बड़ है तो वो एब्सॉर्ब होगा कि नहीं होगा, दैट इज द डाउटफुल। बट ये आप ये लोगों को समझा सकते हैं गट लाइनिंग है क्या और उसको मेंटेन कैसे किया जाता? जैसे कि आपने बोला ना एब्जॉर्प्शन, तो गट में आपके बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, हजारों में, लाखों में। तो वो माइक्रोब्स हर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का टाइम वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हम एसिड रिफ्लक्स की बात करते हैं, तो
गट में पीएच लेवल को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जो ये एल्कलाइन वाटर की बात करते हैं और जो हम एसिडिक की बात करते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी का पीएच लेवल बहुत मेंटेन करने की जरूरत है। इसी में आपकी गट लाइनिंग परफेक्ट रहेगी और वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग B12 के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं या फिर आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, बट फिर भी रिपोर्ट में वो कम आते हैं। क्यों? क्योंकि आप ले तो रहे हैं बट वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। तो अगर आपकी बॉडी का पीएच लेवल ठीक नहीं है तो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे और वो तो भी आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में कम आता रहेगा। तो बॉडी को एब्जॉर्ब कराने के लिए आपके गट को करेक्ट रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मोशंस और एसिडिटी और जो हाइपर एसिडिटी हो रहा है उन सबको ठीक करना बहुत जरूरी है। वो ठीक होगा तो वेट लॉस भी बहुत जल्दी होगा और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी नहीं होगी। और इसके लिए कोई मेडिसिन है नहीं। मैंने बताया खाना और टाइमिंग्स और द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर इनटेक। खाना, टाइमिंग एंड वाटर इनटेक। मैंने हाल ही में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों के साथ। मेरे बेटे और मेरे फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं उनके साथ हमने टीम बनाई। और टीम वन इज फ्रॉम द गोवा, वन अलग अलग सिटी से। एंड सबको हमने टास्क दिया, जो भी आप खा रहे हो ना उसका इंग्रेडिएंट पढ़ो। और इंग्रेडिएंट पढ़ के एक एक चीजों का आप इंग्रेडिएंट पढ़ के बताओ कौन सी चीज पॉइजनस है, कौन सी चीज सही है। एंड दे स्टार्टेड टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी ingredient. उन्होंने एक नोट्स बनाया। They were the kids is of 6 to just 11 year old. 11 years. 6 years to 11 year. And सबने ने बनाया इसमें कौन सा चीज खाया पापा, सब में तो पॉइजन है। So that was the thing, and they literally become conscious for a while. आइसक्रीम में भी तो यही है, उसमें भी यही है, तो चॉकलेट में भी यही है, चिप्स में भी यही है, क्या खाएं? तो फिर हमने चलो घर में बनाते हैं। तो एक मोटिवेशन आया उसके बाद, चलो घर में बनाते हैं। तो दे वेट एक्चुअली नाउ ये हुआ, मैंने उनको याद नहीं रहता बार बार रिकॉल कराना पड़ता, बट स्टोरी लाइन सेट हो गया। बट लिटरली मैं आज खाएं क्या और कौन सी चीजें, ऐसी 5 चीजें पॉइजन से तो छोड़ देनी चाहिए, दैट वी नॉट हैव टू नॉट टच दैट। तो बहुत अच्छी आपने एक शुरुआत करी, ये हर स्कूल में भी शुरू हो जाना चाहिए। तो एक तो हमने कर लिया कि बाहर की चीजों का आपने सबका इंग्रेडिएंट्स निकलवा के और वो सब कराया। अब जो अगला उनको आपको असाइनमेंट देना चाहिए वो कि घर में जो सुबह से रात तक बनता है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते, माँ से पूछ सकते हैं, दादी से पूछ सकते हैं, और उसमें क्या फायदे हैं ओके वो निकालें। तो अभी तक वो उस सिचुएशन पे है कि खाएं क्या। इस असाइनमेंट के बाद वो उस सिचुएशन पे होंगे कि हम बहुत कुछ खा सकते हैं, बट घर का। और फिर वो जो ना खाए वाली बाहर की चीजें हैं उनको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार मॉडरेशन में खा सकते हैं। और बाहर खाएं भी तो फ्रेशली कुक्ड खाएं, ना कि वो पैकेट वाला, ना कि वो फ्रोजन। तो बाहर का खाना भी कौन से तेल से बन रहा है, कैसा बन रहा है, वो घर वाली बात नहीं होती, बट एटलीस्ट वो पैकेज से फ्रेशली कुक्ड फूड थोड़ा कम हार्मफुल होता है। तो बाहर मैं ये नहीं कहती कि कोई ना खाए, क्योंकि सोशल लाइफ सभी की है, बच्चों से लेकर बड़ों तक की। 2 साल तक तो हर माँ और डॉक्टर का फोकस रहता है कि बच्चे को शुरुआत के 2 सालों में ना शक्कर देती है ना नमक देती है। बट क्या उसके बाद आपने कभी रिकॉर्ड रखा है कि वो कितनी शक्कर और कितना सॉल्ट ले रहा है? द मोमेंट दे स्टार्ट गोइंग इन स्कूल, आप भले घर से खाना दे रहे हो, बट जितने बर्थडेज होते हैं वहां क्या मिल रहा है बच्चों को, किसे पता? और किस क्वांटिटी में मिल रहा है, किस क्वांटिटी में वो पैकेज फूड खा रहे हैं, क्योंकि हर पैकेज फूड इज लोडेड विद सॉल्ट और हिडन शुगर भी होती है। पैकेज फूड में बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं, जैसे कि आजकल लोग बहुत ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं। तो उन ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन गेहूं होती है और गेहूं से बनी हुई बहुत चीजें। तो कोई सोचेगा कि हमने चिप्स खाया, वो पोटैटो से बनती है, बट आपके उसके इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देखेंगे तो जो उसके ऊपर पाउडर लगा होता है उसमें ग्लूटेन होता है।
तो इतने सारे हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं बाहर की चीजों में कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें क्या क्या है। सपोज आपने पढ़ के लिया कि बीटरूट पास्ता, बीटरूट शायद उसमें 5% होगा, बट उसमें 95% क्या है ये तो पढ़ के ही पता चलेगा ना। और पॉलिसीज हैं कि आप कुछ भी इंग्रेडिएंट्स हाइड नहीं कर सकते। थैंकफुली वो पॉलिसीज हैं हमारी, बट हम उस पॉलिसीज का फायदा नहीं उठाते कि जब उस पे सब कुछ लिखा हुआ है। छोटे से छोटा चीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी नुकसानदायक चीज होगी वो उतनी छोटे अक्षरों में लिखी होगी। ये सब मार्केटिंग गिमिक्स है। तो बच्चों को पैकेजिंग पढ़ना और सिखाना बहुत जरूरी है, और खुद भी पैकेजिंग पढ़ के खरीदना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इफ यू चेंज योर किचन, है ना, जब भी आप सामान वहीं पे आप फिल्टर कर देते हो तो आप ऐसे ही सेफ हो जाते हैं। आपके घर में वो चीज अगर प्रोडक्ट आएगा ही नहीं तो खाएंगे नहीं। तो जब मैं बोलती हूँ ना कि सबसे पहले एक तो फीमेल को खुद का डाइट इंप्रूव करना चाहिए, तभी वो पूरे परिवार का कर पाएगी। बट आजकल की फीमेल्स का ये रहता है कि वो अपने पे फोकस नहीं करती, यही बोल के कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो दूसरों के लिए 10 चीजें बना लेगी, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, बट खुद के लिए जो बचा रहेगा वो खाएगी। या किसी दिन घर पे किसी का खाना नहीं है तो कुछ भी ऐसे ही ड्राई स्नैक्स और वो सब खाएगी। बट नहीं, अगर एक फीमेल अपनी हेल्थ पे सबसे पहले ध्यान देगी तो उसके एनर्जी लेवल्स डबल हो जाएंगे और वो सब पे ज्यादा ध्यान दे पाएगी। और जो दूसरा स्टेप है, अगर आप चाहते हो कि घर में सब हेल्दी रहें तो एक स्मार्ट बायर बनना पड़ेगा। ऐसी चीजें खरीदनी है जो कि नुकसान ना दे, और ऐसी चीजें घर पे लाएं जिसको खा के दूसरों को साइड इफेक्ट्स ना हो। अगर आपके पेंट्री में, आपके किचन में, आपकी डाइनिंग टेबल पे ऐसी चीजें होंगी ही नहीं जिसके पहले बच्चों को मना करना पड़े, अरे ये नहीं खाओ, तो फिर कोई खाएगा ही नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ लोग बाहर से मंगाते हैं, बट अगर घर में नहीं होगी तो वो बाहर से मंगाने वाली चीज थोड़ी तो डिले होगी, अप्रोच थोड़ी तो लेट होगी, और अधिकतर जो आजकल की जनरेशन है आधी रात को गलत चीजें खाती है। थैंकफुली आधी रात को चीजें खुली नहीं होती है। इंसान वही खाएगा जो घर पे अवेलेबल होगा, इंसान वही खाएगा जो उसके फ्रिज में, जो उसकी किचन पेंट्री में, या उसकी डाइनिंग टेबल पे। तो उसके लिए ना ऐसे अट्रैक्टिव जार्स रखें और उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट के लड्डू रखें, मखाने रखें और ड्राई फ्रूट्स रखें, तो बच्चे को आते जाते या बड़ों छोटों सबको वो चीजें अट्रैक्ट करें और वो डब्बा खोलें और वो चीजें खाएं। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में। ऐसे आप उसको सर्व करो कि कोई रुक ना पाए। ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल, ऐसे सूप, ऐसे चीले, ऐसे सैलेड सर्व करो जो मन को ललचा जाए। आप कर रहे हो, आपके लिए कोई हेल्प है, बड़े लोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी मेहनत अच्छा खाना बनाने में करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा रखेंगे, तो आई एम श्योर जो ये जंक फूड वाली जो रेस है उसमें आपका परिवार थोड़ा पीछे जाएगा, और अगर उसमें पीछे जाता है तो बेनिफिट ही है। क्योंकि आपका एक्सपोजर ही नहीं, और टेस्ट बड्स भी वैसे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपको वही चीज पसंद आएगी। और अच्छी चीजों की आदत डालने में थोड़ा सा समय लगता है, बट वो आदत डल जाए ना पर छूटती नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि सपोज आपने आज बिना शक्कर की चाय पीनी शुरू करी। 1 दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, 5 दिन बुरा लगेगा, पर 10वें दिन आपको वही चाय अच्छी लगेगी, और आप जैसे ही चाय वाली और शक्कर वाली चाय पियेंगे तो आपका मन करेगा कि मैं उसको थूक दूं। ऐसा होता है। तो ऐसा होता है ना, तो आपको अच्छी चीज की आदत पड़ गई। जो अनहेल्दी चीजों के साथ एक जो बात है कि वो पहली बार में ही अच्छी लग जाती है और फिर आप खाते चले जाते हो, बट हेल्दी चीजों की आदत बनाने में 10 से 12 दिन, और प्रिसाइसली कहूंगी तो 21 दिन में तो वो आपका एडिक्शन हो जाएगा। एडिक्शन ही चाहिए हमें। एडिक्शन अच्छी चीजों का हो तो वो परमानेंट होगा। आप बोलोगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में मैं उसको आदत बना लूं तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऐसे ही आपको योगा की, वॉक करने की, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, इन सबको आप आदत बना लेंगे ना तो फिर वो आप छोड़ भी नहीं पाएंगे, आप चाहे कितने भी बिजी करें। क्योंकि हम बैड हैबिट्स की, शायद गेम खेलने की, शायद ऑनलाइन शॉपिंग की, शायद मोबाइल यूज करने के लिए
कैसे ना कैसे टाइम निकाल ही लेते हैं ना। उसके लिए हम कभी नहीं बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं। वैसे ही अच्छी चीजों की जब आदत बन जाएगी ना, तो वो चीजें कम होके ये वाली चीजें आदत में आ जाएगी। लेकिन आदत बनने के लिए आपको, जब भी हम नई आदत बना रहे, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, हमेशा आपको इंटेंशन पुट करना पड़ेगा, एफर्ट पुट करना पड़ेगा, और एफर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। जब तक आपकी डाइट और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर्स हैं और उनको आप बोल के ये बोल दें कि यार मैं ये ट्राई कर रहा हूं या कर रही हूं, विल यू सपोर्ट मी इन दिस टू मेक दिस हैबिट, तो वो शायद खुद ना करें, बट वो आपके वेल विशर हैं, तो आपको ये चीज आदत में लाने के लिए आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और आज भी ऐसे दोस्त, पेरेंट्स, भाई बहन हैं जो आपको इस चीज में हेल्प करें। आपकी कंडीशनिंग होती रहती है। तो अगर आप उनको एक बार सीरियस मोड में कहेंगे कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस, तो एक दूसरा सपोर्ट, जो एक दूसरा पुश रहेगा, जैसे कि बोल दिया आज वॉक की कि नहीं, आज ये खाया कि नहीं, या जो भी खा रहे हो मेरे साथ शेयर करो फोटो, या जो भी तुमने अच्छी आदत, या मुझे ये चीज छोड़नी है, मुझे ज्यादा पानी पीने की आदत डालनी है। तो इन सब के लिए जरूरी नहीं है हम हर चीज पे ऐप डालें और उसमें रिमाइंडर्स डालें, हम कुछ लोगों को भी अपने रिमाइंडर्स बना सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने फॉलो किया बच्चों के साथ। मैंने देखा कि मेरा बच्चा ना हर जगह खाना वाना खा रहा है अच्छे से, और कई जगह मैं देख रहा हूँ दूसरे बच्चे खाना नहीं खाते, बहुत परेशानी है, या उनका अटेंशन बहुत कम है, यानी किसी चीज में वो खेल रहे हैं, if you are making the game or something that they can't resist for a longer time। अगर उस चीज को कंप्लीट करने में हाफ एन आवर का अटेंशन चाहिए, तो ये अटेंशन डेफिसिट है ना, जिसको आजकल बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं, ADHD भी बोलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं। एंड व्हाट आई हैव ट्राइड विद माय चाइल्ड इज जस्ट 6 year old, कि जब भी खाना बनता है वो किचन में रहता है, प्लेटफॉर्म पे रहता है, and he thinks the each and every ingredient, उसको ingredients याद है, किस समय में क्या पकेगा, क्या होगा, उसको याद है, उसको बड़ा मजा आता है। It's a playful act for him, and इस कारण से मैं देखता हूँ उसका जो connection with the food है वो ज्यादा अच्छा है। उसको फोकस में भी मैंने चीज देखा है। तो मुझे लगता है कि डाइट का और इन सब चीजों का सिर्फ बच्चों को बहुत ज्यादा बेटर किया जा सकता है, उनकी पेरेंटिंग ही ओवरऑल बेटर हो सकती है, मतलब एक पेरेंटिंग जर्नी एक्सपीरियंस अलग हो सकती है। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? सही कहा आपने, ADHD बहुत कॉमन हो गया है और पेरेंट्स को समझ नहीं आता है बहुत बार कि ये क्या है, या इसके सिम्टम्स क्या है, या फिर ये क्यों हो रहा है, और उसका रिलेशनशिप वो कई चीजों से फिर जोड़ने लगते हैं। तो बच्चे आजकल बहुत हाइपर एक्टिव हैं, एंजाइटी बढ़ गई है छोटे बच्चों में भी, बहुत मूड स्विंग्स, एंगर, बहुत जल्दी किसी भी बात पे गुस्सा आना, तो ये सब चीजें बढ़ गई हैं, और इसको कहीं ना कहीं फिर वो खाने पे लाते हैं। और जब बच्चे चिड़चिड़े होते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कैसे भी इनको काम डाउन करना है, चाहे उसके लिए फिर वो स्क्रीन का हेल्प ले ले, चाहे उसके लिए फिर वो बाहर से खाना ऑर्डर कर दे, या और ऐसी चीजें उसको डिमांड मत करिए। क्यों? क्योंकि अगली बार उसको वो रियल में नहीं भी हो रहा होगा, तो वो ये ट्रिक अपना लेगा कि मैं ये सारी चीजें करूंगा तो मेरी कोई भी डिमांड पूरी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन इज बात करना और फिर चीजें ऑफर करना, और उसके बाद भी खाने की जब बारी आए तो केवल घर का। और जब आपने बोला ना कि आपका बच्चा किचन में इन्वॉल्व हो रहा है, आजकल के कई बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, दे आस्क, बट पेरेंट्स को लगता है नहीं, किचन से बाहर जाओ, तुम काम बढ़ा रहे हो। काफी लोगों को ऐसा लगता है। और एक इशू और भी है कि बहुत सारे लोगों के घर में वो खुद खाना नहीं बनाते, कोई ना कोई स्टाफ खाना बना रहे हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। बट हर बच्चे में ये इंटरेस्ट होता है, और अगर आप उस इंटरेस्ट का फायदा उठाएं तो संडे टू संडे आप उनसे कुकिंग करवाइए, एंड दैट्स द बेस्ट डे टू एक्सप्लेन देम अबाउट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसको बनाने से, इसको खाने से ये होता है,
उनको कुकिंग में इन्वॉल्व करें। ये उनको आगे भी हेल्प करेगा जब वो फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाएंगे, अकेले रहेंगे, क्योंकि एक जो अगला फेज आता है तभी इंसान सबसे ज्यादा बाहर का खाना खाता है, क्योंकि आजकल हम बच्चों को जीरो इन्वॉल्वमेंट इन किचन करते हैं, बीइंग गर्ल और बीइंग बॉय। तो अगर आज आप वो बेस खड़ा करेंगे तो वो आगे भी हेल्प करेगा। राइट। और मूड स्विंग्स ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। लोगों को लगता है कि चॉकलेट, कॉफी, ये सब चीजें, बट अगर ये ज्यादा मात्रा में दी जाए तो ये ट्रिगर भी करती है। तो उनसे ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। जो आप हाइपर मोड में चले जाते हैं, जो आपको एंजाइटी होती है, जो आपको एंगर आता है, तो ये सारी चीजें आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रात को नींद नहीं आती तो हम बोलते हैं गरम दूध पियो, सेरोटोनिन के लिए। गरम दूध आपकी एंजाइटी को कम कर रहा है, आपको रिलैक्स कर रहा है। तो वैसे ही जो हम बच्चों को बोलते हैं ना दूध 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 पियो, तो वो आपको कैल्शियम तो दे ही रहा है, बट साथ में आपकी एंजाइटी को भी कम कर। अब एक चीज और आती है कि आजकल लैक्टोज इंटॉलरेंस आपने सुना होगा। तो लोगों को या बच्चों को दूध सूट नहीं करता। तो जब मैं दूध की बात कर रही हूँ तो नॉट नेसेसरली आप जो मार्केट में दूध अवेलेबल है या काउस मिल्क, बफेलो मिल्क, वही दें। आप बादाम का दूध, आप नारियल का दूध, ये भी बच्चों को, और ये ज्यादा बेनिफिट करता है बच्चों के लिए, ज्यादा बेनिफिशियरी है बच्चों के लिए। नारियल का दूध हो गया, बादाम का दूध हो गया, उसमें प्रोटीन भी ज्यादा मिलेगा, गुड फैट भी मिलेगा, और बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये घर में बनाया जा सकता है। ये घर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, बाहर का दूध पता नहीं ना कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है। तो जो घर में आप दूध बना के देंगे, और इसके अलावा दूध पे फोकस ना करके आप घर के पनीर और दही का इस्तेमाल करें। दही इज अ वेरी वेरी गुड प्रोबायोटिक, और वो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट करती है। और बच्चों की गट हेल्थ पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, बट आपको चेक करना पड़ेगा उनके मूड स्विंग्स के लिए कि उनके मोशंस डेली हो रहे हैं। यूजुअली वी डोंट चेक फॉर किड्स, बट उनका जो मूड स्विंग्स अप एंड डाउन होना, चिड़चिड़ापन आना, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उनका पेट ठीक से साफ हो रहा है रोज की नहीं हो रहा है, उनका वाटर इनटेक ठीक है कि नहीं है। तो ये दो चीजें मोस्टली हम बच्चों के केस में इग्नोर कर जाते हैं। हम पूछते नहीं है या हमें पता नहीं होता। जब तक बच्चा 4-5 साल तक का होता है तब तक हमें ट्रैक होता है उसके गट का। जैसे ही वो एक सीनियर सेक्शन में जाता है या किंडरगार्टन से वो प्राइमरी सेक्शन में जाता है, तो बहुत सारे बदलाव आते हैं उसके रूटीन में, उसके खान पान में, उसके स्लीपिंग पैटर्न में, उसके वर्क मोड में। तो इस हिसाब से उसको उसका गट उस हिसाब से ठीक है कि नहीं, वो चेक करना जरूरी है। तभी ये जो मूड स्विंग्स है और ये एंजाइटी कंट्रोल में की जाएगी। तो बिहेवियर का बहुत ज्यादा डीप एसोसिएशन फूड के साथ हाँ डेफिनेटली है। दैट इज व्हाई पूरी की पूरी पेरेंटिंग जर्नी हो गई। हाँ। पूरा बोल सकते हैं पीसफुलनेस ऑफ द हाउस वो बच्चों और पेरेंट्स से रिलेटेड है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी ए रोल मॉडल फॉर देम। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चाय ना पिए, तो आप उनके सामने चाय नहीं पीजिए। उनको भी अट्रैक्ट करेगी चाय, कॉफी। क्यों आजकल के बच्चे इतनी अर्ली एज में बोलते हैं कि हमें चाय कॉफी पीनी है, हमें कोल्ड कॉफी पीनी है, बट कैफीन इज नॉट गुड फॉर देम एट ऑल। हमने कभी हमारे बचपन में चाय कॉफी पी थी क्या? नहीं पी थी ना। तो आप चाहते हैं कि वो ज्यादा पानी पिए, तो आप भी ज्यादा पानी पीजिए। आप चाहते हैं कि वो फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स खाएं, तो आप भी खाइए और आप उनके साथ खाइए। हम बोलते हैं ना कि खाना अकेले खाने में बड़ी बोरियत होती है, तो आजकल जो लोग टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि वो अकेले खाते हैं। सो यू नीड अ कंपनी। तो एटलीस्ट दिन भर में एक मील, मैं जानती हूँ सब लोग बहुत बिजी हैं, सब वर्किंग है आजकल, बट रोज रात का खाना तो सभी लोग साथ में खा सकते हैं।
इस चक्कर में शायद सब एक टाइम पे खाएंगे, सही टाइम पे खाएंगे, वैरायटी खाएंगे और खाने के बारे में बात करेंगे। तो टेबल पे मोबाइल को साइड रखो, टीवी को बंद करो और साथ में खाना खाओ, भले 2 लोग या 5 लोग, बट साथ में खाओ और अपने खाने के बारे में ही बात करो कि हम क्या खा रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं और कल क्या खाएंगे वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और इससे आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप हेल्दी खाएंगे और साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। हम जब साइकोलॉजी में जब हम केसेस लेते हैं तो सिर्फ ट्रस्ट इशू को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स कर ये सॉल्यूशन देते हैं। सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर, ईट टुगेदर, सो द बॉन्ड्स बेटर। और एक दूसरे से जब शेयर करोगे you will know each other more. Yes. Every day we are growing, every day we are changing. Yes. And change is constant. वो change known नहीं है, growth known नहीं है, तो फिर कुछ दिनों बाद लोग unknown हो जाते हैं एक ही घर में। एक ही घर के लोग एक ही घर में हो जाते हैं। मैम जहाँ पे हार्मोन्स की आपने बात की, लेकिन अभी इश्यूज देखा गया है वुमेन्स में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है वुमेन में, पीसीओएस के इशू, प्रीमेनोपॉज के इश्यूज, एंड इसमें भी ऐसा लगता है कि हार्मोन्स ही मेजर है, हार्मोन सारे के सारे गट से ही रिलेटेड। सो हाउ द डाइट कैन बी सो बेनिफिशियल इन दिस पर्टिकुलर थिंग, और इस डाइट में थोड़ा सा जो अवेयरनेस है वो कितना ड्रास्टिकली चेंज ला सकता है? यस, आपने मेनोपॉज की बात करी तो मेनोपॉज आजकल कुछ अर्ली एज में भी स्टार्ट हो जा रहा है, +40। एक्चुअली पहले ये कहा जाता था कि +45 से 55 के बीच में मेनोपॉज आता है, बट मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों से, ऐसे फीमेल से मिली हूँ जिनके 35 के बाद ही साइकिल इरेगुलर हो जाता है, एंड फिर डॉक्टर्स कहते हैं दिस इज द प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स। तो जैसे कि आजकल मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों में, लड़कियों में जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है, उसकी एज भी कम हो गई है। पहले वो हम 12 के बाद देखते थे, बट आजकल 9, 10 ऐसे हो गया है। तो ये सब जो है हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण है, एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो ये 2 मेजर चीजें हैं जो हमारे हॉर्मोन्स में भी इम्बैलेंस कर रही हैं। तो जैसे कि मेनोपॉज के जो मेजर 3 सिम्टम्स हैं वो है आपका वेट गेन, इसके बाद मूड स्विंग्स होना बहुत ज्यादा, इसके बाद हॉट फ्लैशेस, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है किसी भी वेदर में फीमेल को, और उस कारण उसको लगता है कि मैं केवल कुछ ठंडा ठंडा खाऊं पीऊं या ठंडे में ही रहूं, स्वेटिंग होना, और जो सबसे बड़ी चीज है कुछ ना करने का मन होना, आपके एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन हो जाते हैं। एक वो एज होती थी टीन एज, या फिर आप जब 30s में रहते थे तब आपको करने का बहुत मन होता था, बट ना आपके पास टाइम था ना रिसोर्सेस थे। और मेनोपॉज टाइम के एज पे आपके पास टाइम भी होता है, रिसोर्सेस भी होते हैं, बट मन नहीं होता। इसीलिए फिर आप एकदम 0 एक्टिविटी मोड में आ जाते हैं और आपका वेट गेन शुरू होना जाता है, और आपको फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, और ये सारे परिवार वालों को भी पता चल जाता है कि कुछ तो अलग हो रहा है इनके साथ। और ये कोई 1 महीने की या 3 महीने की बात नहीं है, ये सिम्टम्स 3 साल भी चल सकते हैं, 5 साल भी चल सकते हैं। तो क्या बीइंग फीमेल आप चाहेंगे कि आप 5 से 6 साल उसी मोड में चलते रहे जो आप पहले थे, हैप्पी और लाइफ जीना चाहते थे, अपने लिए सब करना चाहते थे, बट आजकल एक डिफरेंट मोड में आ गए कि मुझे तो मेरे लिए कुछ नहीं करना। तो उस मोड से निकलने के लिए क्या करना है? तो जैसे बहुत लोग हमारे पास डाइट लेने आते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है, आजकल थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग वैसे मोड में नहीं रहना चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, बट मैंने वही कहा, वो मेहनत 10 दिन करी, 12 दिन करी, फिर मूड स्विंग्स हो गए और वो मेहनत छोड़ दी। मैं ये नहीं कहती कि लोग ट्राई नहीं करते, लोग ट्राई तो करते हैं, बट उसके लिए विल पावर, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, ताकि वो ट्राई करना छोड़े नहीं जब तक वो टारगेट पे ना पहुंच जाए। कंसिस्टेंसी चाहिए। ना करने के बहुत सारे रीजंस आएंगे, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा उस रॉन्ग मोड में जाने के लिए कि मेरा दिमाग चलो छोड़ो यार सब कुछ, मैं वैसे ही रहती हूँ, बट घंटों लग जाएंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि नहीं मुझे इसी ट्रैक पे रहना है।
तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक हमारे पास फीमेल आई थी +45, प्री मेनोपॉज सिम्टम्स, यही सारे चीजें उनके साथ हो रही थी और साथ में गट हेल्थ इश्यूज भी थे। अच्छा। एंड उनका बेकरी था, वो अपना बेकरी रन करती हैं, बहुत बिजी। बट फिर भी मैंने कहा ना, उनको अपने लिए करने का समय नहीं, समय मिल भी जाए तो मन नहीं। तो मैंने उनको डाइट के पहले 2 सॉल्यूशंस दिए कि एक तो आप डायरी बनाना शुरू करिए, आप जो भी दिन में खा रहे हो एक तो वो नोट डाउन करो, और दूसरा जब आपका मूड अच्छा हो और आप ये लिखो कि आप क्या खाना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका क्या खाने का मन करता है। और दूसरा, जब आपका मूड अच्छा हो तो आप मिरर के सामने खड़े होकर डांस करिए अपने फेवरेट गाने पे, या मिरर में अपने आप से खड़े होकर बातें करिए। तो देखना, ये आप 1-2 दिन तक करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। उन्होंने ये शुरू किया। एक तो जब वो मिरर वाली चीज एक्टिविटी शुरू हुई तो वो खुश रहने लगी, क्योंकि ना लोग अपने आप को बुरा नहीं देख सकते, बुरी शक्ल में या सैड रहेंगे। वो कोई और बोल देगा ठीक है, बट आप अपने आप को मिरर में कितनी देर तक अनहैप्पी देखोगे? राइट। तो उसके लिए तो आप करोगे ही करोगे एफर्ट्स। और दूसरा, डायरी बनाने से ये पता चला कि नोइंगली और अननोइंगली शी वाज ईटिंग वेरी बैड थिंग्स व्हिच वाज नॉट गुड फॉर हर हेल्थ। ओके। वो क्यों हो रहा था? वो इमोशनल ईटिंग के कारण हो रहा था, या फिर वो जब सैड थे तो कुछ भी खा ले रहे थे, या फिर बहुत हैप्पी थे तब भी वो ज्यादा खा ले रहे थे। और टाइमिंग्स वर वेरी इरेटिक, क्योंकि सब कुछ मूड के हिसाब से चल रहा था, कुछ भी हेल्थ के हिसाब से या कुछ भी क्लॉक वाइज नहीं चल रहा था। तो मैंने उनसे कहा, अब आपने ये 4 दिन की डायरी देखी, अब आपका रिजल्ट ये है, अब 4 दिन आप ये खाओ जो मैं बता रही हूँ, फिर अपन इस डायरी का रिजल्ट निकालेंगे और फिर आपकी हेल्थ वाइज बेनिफिट्स देखेंगे कि ये 4 दिन में और ये 4 दिन में क्या फर्क था। तो जब हमने डायरी बनाई, हमने उसके रिजल्ट्स निकाले, तो उसमें बहुत डिफरेंस था उनके एनर्जी लेवल्स में, उनके हॉट फ्लैशेस में, और जो एक सिम्टम होता है बोन हेल्थ आपकी डिटोरिएट होती चली जाती है, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है फीमेल्स में और मेनोपॉज में भी होती है। तो आपको अपने कैल्शियम का ध्यान देना है, तो उसके लिए भी आपके खाने पे ध्यान देना है। और चौथा, आप ये तो नहीं चाहोगे ना इन 4-5 सालों में बहुत मोटे हो जाओ और फिर दुबले हो। क्यों ना इस 4-5 सालों में ही अपने वेट को कंट्रोल किया जाए और ये जो सारे सिम्टम्स है उनको इजीली टैकल किया जाए। होने तो है, सो एक्सेप्ट इट एंड टैकल इट। तो अभी ये सिचुएशन है कि शी इज मेंटेनिंग हर वेट वेरी वेल, एंड उसने सारे अपने सिम्टम्स के साथ कोप अप किया, और कोप अप करने के साथ साथ ये सिम्टम्स कम होते चले जाते हैं अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो। इंडिया में ऐसा होता है ना कि वुमेन्स को अपने लिए सोचने का समय नहीं मिलता। एवरी डिसीजन इज वाइटल डिसीजंस टेकन बाय समवेयर एल्स। यस। तो ये भी देखा गया है मेंटल हेल्थ इशू में कि इनको एक्चुअली में खुद से जो सेल्फ लव होता है, उस सेल्फ लव में डाउट रहता है कहीं ना कहीं। दे डोंट सी देमसेल्फ एज अ रिस्पेक्टफुल, या वो कुछ बेटर डिजर्व करती हैं, ये माइंडसेट में कहीं ना कहीं रहता है। तो ये जो इनिशिएशन लेना खुद के लिए, जो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपके पास जब लोग आते हैं उस स्टेज से अपने नरिश करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस। वेयर दे कैन सी देमसेल्फ इन अ मोर प्रोफाउंड मैनर। ओके, दिस इज मी। क्योंकि लाइफ में ऐसा है, अच्छा शादी हो गई, बच्चे हो गए, उन्होंने करियर बन गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, मैं तो हूं ही नहीं। अब जब मैं का समय मिला तो मन नहीं तो वो मन आप दे देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट यही एक और चीज मैंने जो देखी है कि सेल्फ लव नहीं है, बट अब शुरू हो रहा है सेल्फ लव, बट बात जब शॉपिंग की आती है या फिर मेकअप की आती है या अपने लिए आपको अच्छा दिखना है, तब फीमेल जरूर टाइम निकालती है। बट मेरा कहना ये है कि आउटर ब्यूटीनेस को देखने के लिए, बाहरी सुंदरता के पहले अगर आप अपनी इनर ब्यूटी को ज्यादा मायने रखेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा होगा। तो इनर ब्यूटी के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा खाने पीने के लिए। Right. Food not only nourish your hormones, food not only nourish your body, but this do all these things include nourish your soul.
nourish your soul. So soulful eating should be the key for each and everyone. यार जिंदगी तो एक ही मिली है और जिंदगी को सजाना है, संभालना है, नरिश करना है। एंड इस नरिशमेंट के लिए आपकी बॉडी का नरिश होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन बी वेरी रिसोर्सफुल एंड यू कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। और लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? मेरा क्लिनिक नरिश मी के नाम से ही है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। और कंसल्टेशन के अलावा मैं अवेयरनेस के लिए बहुत रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक पे हम डालते हैं। और जैसे डाइट लेना जिंदगी भर पॉसिबल नहीं है, मेरे पास कोई 3 महीने आते हैं, 6 महीने आते हैं, बट मेरे वीडियोस उन तक हेल्प करें कि वो जिंदगी भर अपने आप को मेंटेन कर सके। तो मेरा जो मेन मोटिव है टू एजुकेट योरसेल्फ फॉर योर हेल्थ। आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी डाइटिशियन के पास जिंदगी भर नहीं जा सकते, तो डाइट देने के साथ साथ जो मेरा मोटिव है वो एजुकेट करना, ताकि आप खुद नरिश हो सके और अपनी फैमिली को नरिश कर सकें। So educate yourself to nourish yourself. Yes, yes. Yeah. So art of nourishment. The art of nourishment. Okay, मैम आपसे बात करके बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने निकाले और कोशिश करी कि कवर करें और लोगों को बेनिफिट हो इससे। मैं चाहूंगा कि आप फिर से आए यहाँ पर और फिर अलग अलग स्टेप से लोगों तक उन सब चीजों को पहुंचाएं। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिए। एंड मैडम से जुड़िए, इनका जो इंस्टाग्राम आईडी है, इनका जो सारा डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उनसे पर्सनल क्वेश्चन करिए, पहुंचिए इन तक, रीच करिए, सो दैट यू कैन नरिश योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू।